हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास भाग 2 हम देखेंगे। इससे पहले आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो भी देख लें, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे देखना ही है तभी ये समझ में आएगा। आप इसको यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें हम वन लाइनर के फॉर्म में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, और इन दोनों वीडियो को मिला के पूरा का पूरा जो प्राचीन भारत है ये खत्म हो जाएगा, और इसके बाद शुरू होगा हमारा दिल्ली सल्तनत, जो कि मध्यकालीन भारत का हिस्सा होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? तो ये मुंडक उपनिषद है। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की? तो ये दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने। तो दत्तात्रेय, सबसे पहला श्राद्ध किसका हुआ? तो ये दत्तात्रेय ऋषि के हुआ, और इनका शुरू किया था इनके बेटे निमि ने। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? तो ये कौशाम्बी नगर में किया गया। आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी थी? तो लोहा। और आर्य लोहा को क्या कहते थे? श्याम अयस। और तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये उपनिषदों से मिलेगी आपको। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा आपको। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मत्स्य पुराण में मिलेगा। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां है? तो 6 तीलियां। आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो ये मखलीपुत्र गौसाल थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ये श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ था? तो ये 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था इनका जन्म। मोहम्मद साहब के पिता एवं माता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। मोहम्मद साहब का लालन पालन किसने किया था? क्योंकि बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो ये 622 ईस्वी में हुई थी हिजरी संवत। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो ये कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो ये कुरान है इस्लाम धर्म का। ईसाई धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल होता है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जेरूसलम के निकट बैथलेहम में हुआ था। ईसा के माता पिता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था मैरी और पिता का नाम था जोसेफ। ईसा मसीह को सूली पर कब और किसके द्वारा लटकाया गया था? तो इनको 33वीं ईस्वी में रोमन गवर्नर पॉन्टियस के द्वारा उनके आदेशों पर इसको सूली पर लटकाया गया था। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पैगंबर जरथुष्ट। और पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन होता है? जेंद अवेस्ता या जेंदा अवेस्ता, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। पारसी के अनुसार किस एक ईश्वर को मानते हैं? पारसी धर्म के अनुयायी किस एक ईश्वर को मानते हैं? तो अहूर। जैसे कि मुसलमान धर्म में वो अल्लाह को मानते हैं, और उसी तरह से पारसी जो है वो अहूर को मानेंगे। ठीक है, ये एक ही ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, एकेश्वरवाद चलता है यहाँ पे। किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है? तो पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहते हैं। 16 महाजनपदों की सूची किन ग्रंथों में मिलती है? तो इनके ग्रंथ, 2 ग्रंथ मिलते हैं, एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र में। इन दोनों में 16 महाजनपदों के ग्रंथों की जानकारी मिलेगी आपको। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये उज्जैन थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। ओके। सूरसेन की राजधानी, सूरसेन कोई ये नहीं है, ये भी एक महाजनपद ही थी, मथुरा। वज्जी की राजधानी ये वैशाली। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कई जगह आप फंसेंगे इसमें, दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद ये अस्मक था। अस्मक कई बार रिपीट हुआ है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये पोतन या पाटेली थी। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बृहद्रथ। मतलब समझ लीजिए, अगर राजवंश की शुरुआत होती है तो यहीं से हमें पढ़ाई करना होता है राजवंश को। बृहद्रथ ने कौन से वंश की स्थापना की थी? तो बृहद्रथ वंश की स्थापना। बृहद्रथ के पिता एवं पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पिता थे चेदी राज वसु और पुत्र थे जरासंध। जरासंध के बारे में आपने जाना होगा कि जब महाभारत का घटना चल रहा है तो उसमें भीम ने जरासंध का वध किया था, तो ये वही जरासंध है। बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो रिपुंजय थे। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो उसके बाद क्या है कि हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। रिपुंजय की हत्या उसके एक दरबारी थे कोई, उन्होंने किया था और उसने अपने बेटे को बिठाया था, लेकिन उसकी भी हत्या क्या है, बिंबिसार के फादर ने करी, और बिंबिसार को इस पे गद्दी पे बिठाया, और हर्यक वंश की स्थापना तब से हुई है। ठीक है,
महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राज्यवैद जीवक को। बिंबिसार ने अपने जीवन में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी शादियां की थी इसने, लगभग 500 शादी की थी इसने, और शादी करने का सिर्फ एकमात्र इसका उद्देश्य था कि अपने राज्य का विस्तार। ठीक है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। कुणिक। अजातशत्रु क्या प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में वह क्या है, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। भगवान बुद्ध के कांटेक्ट में एक बार आने के बाद वो क्या है, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। अजातशत्रु की हत्या कर कौन हर्यक वंश की गद्दी पर बैठा? तो अजातशत्रु का पुत्र उदायन। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। किस वंश को पितृहंसा वंश के नाम से भी जाना जाता है? पितृहंता वंश। तो ये हर्यक वंश है। हर्यक वंश के किस राजा को बौद्ध ग्रंथों के अनुसार से पितृहंता, जबकि जैन ग्रंथों के अनुसार से पितृभक्त बताया जाता है? तो ये उदायन को ही बताया जाता है। ठीक है। उदायन को बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्या माना जाता है? पितृहंता, क्योंकि अजातशत्रु जो थे वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है। तो इसीलिए उसकी हत्या करें तो पितृहत्या, लेकिन उदायन जैन धर्म को फॉलो करते थे, तो ऐसा माना जाता है कि वो गलत राह पे, जैन धर्म के अनुसार अजातशत्रु को गलत राह पे जाता हुआ बताया जाता है, तो उदायन ने उनको मुक्ति दी थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये शिशुनाग ही थे। शिशुनाग ने फिर क्या है, उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम राजा तो ये नंदीवर्धन हुए। नंद वंश का संस्थापक तो ये महापद्म नंद, और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद थे। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना पाणिनि ने की थी। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की भी रचना इसी ने की है। संस्कृत व्याकरण का निर्माण ही पाणिनि ने किया है। ठीक है। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी जो थे वो ईरानियों ने किया था। पाणिनि के बारे में एक कोट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हो सकता है कि दूसरे लोगों के लिए भी फेमस हो, लेकिन मैंने पाणिनि के बारे में ही सुना है कि पाणिनि जब एक बार किसी संत महात्मा के पास गए थे जो हाथ देख के भविष्य बताते थे, तो इनका जब एक महात्मा ने इनका हाथ देखा तो इनके हाथ में क्या है कि हाथ की लकीरें ही नहीं थी इनके हाथों में। तो इसने कहा कि यार तुम्हारे हाथ में तो लकीरें ही नहीं है, तुम्हारा भविष्य ही नहीं है कुछ। लेकिन इन्होंने ऐसा कार्य करके दिखाया कि अब देखो आज के समय में सब लोग इनकी रचना को पढ़ रहे हैं, इनसे ज्ञान ले रहे हैं। यानी कि इन्होंने संस्कृत व्याकरण बनाया तो पूरा का पूरा संस्कृत ही इन्होंने गठित किया है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी ईरानी था, और भारत पर पहला जो सफल आक्रमण किया था वह डेरियस प्रथम, दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। इन्होंने 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, और उनके दो सेनापति थे, एक था जल सेनापति, एक था थल सेनापति। तो जल सेनापति था निर्याकस, और थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर। उसकी भी चर्चा अभी आगे होगी। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। और सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका गद्दी का वारिस कौन बना? तो सिकंदर का जो थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, यही गद्दी का वारिस बना, यही बैठा था। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो ये बौकेफला था। बौकेफला। जब सिकंदर का युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीज का युद्ध पौरुष के साथ, तो उसके बाद वो तो ये सिकंदर जीत ही गया था, और वहाँ का एक शहर का नाम इसने अपने घोड़े के नाम पे रखा था, बौकेफला। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात। ठीक है। सिकंदर और पौरुष के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो यह हाइडेस्पीज का युद्ध, झेलम का युद्ध या वित्सता का युद्ध, तीनों ही नाम से जाना जाता है इसको। धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन थी सबसे प्रचलित मुद्रा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील को आपको ध्यान रखना, ये आगे भी रिपीट होगा एक बार। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो भद्रबाहु ने दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी इन्हीं के नाम थे। कौटिल्य अर्थशास्त्री पुस्तक किससे संबंधित है? कौटिल्य क्या अर्थशास्त्र पुस्तक जो है, कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है। तो वो किससे संबंधित है? तो वो राजनीति से संबंधित है। किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? ये चाणक्य को कहा जाता है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता थे विशाख दत्त। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? ये मेगस्थनीज था। इन्होंने पुस्तक इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य वंश के बारे में काफी जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब पराजित किया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में किया था। और सेल्यूकस निकेटर की फिर क्या है कि उसको पराजित करने के बाद क्या किया था कि उसकी पुत्री से विवाह भी किया था। विवाह संबंध स्थापित किए थे। ठीक है। 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या है कि पूरी तरह से संन्यास ले लिया था, और उसके बाद वो श्रवणबेलगोला में जाके कंटिन्यू उपवास के थ्रू जो है इन्होंने क्या है अपना शरीर त्यागा था। श्रवणबेलगोला में गौमतेश्वर की विशाल मूर्ति किसने बनवाया है? तो ये चामुंड राय ने बनवाया था 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार। बिंदुसार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से। बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस।
मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो ये डायमेकस को ही माना जाता है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। 500 सदस्यों वाली महामंत्री किस शासक की सभा में थी? तो बिंदुसार के सभा में थी 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद। और इसका जो मंत्रिपरिषद का प्रधान था वो खल्ल आटक था, ध्यान रखेंगे, खल्ल आटक। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक, और अशोक गद्दी पर बैठा था 269 बीसी में। अशोक प्रारंभ में किस धर्म को मानता था? तो ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, ठीक है, प्रारंभ में। और किस पुस्तक में अशोक को शैव धर्म का उपासक भी बताया गया है? तो ये कलहन के राज तरंगिनी में। कलहन का जो राज तरंगिनी जिसमें कश्मीर का इतिहास बताया जाता है, तो उसमें क्या है कि अशोक को शैव धर्म का अनुयायी भी बताया गया है। मतलब कि एक समय में वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, फिर वो शैव धर्म का भी अनुयायी हुआ। इन दोनों में आगे पीछे हो सकता है कि पहले शैव धर्म बाद में ब्राह्मण धर्म, और पिता पहले इसके आजीवक धर्म के थे तो आजीवक का भी इसके ऊपर प्रभाव था, ठीक है। किसके प्रवचन को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो निग्रोध के प्रवचन को सुनकर। और फिर इसके बाद दीक्षा किससे ली इन्होंने? तो उपगुप्त से। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, निग्रोध का प्रवचन सुना था इसने, तो इसने बौद्ध धर्म को अपनाने का मन बनाया। उसके बाद दीक्षा किससे ली? तो उपगुप्त से। अशोक ने धर्म को कब स्वीकारा? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? तो इसके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन किसने आरंभ किया था? इससे पहले शिलालेख लिखने का रिवाज नहीं था, लेकिन अशोक ने ही इसको शुरू करवाया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो ये प्राकृत भाषा थी। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जैसे उर्दू लिखा जाता है। और ब्राह्मी लिपि ये बाएं से दाएं, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो टी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में। और सबसे लंबा इसका जो शिलालेख था वो 7वां शिलालेख है। कुल 14 शिलालेख हैं इसके। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने में सफलता पाई थी जेम्स प्रीसेफ ने 1837 ईस्वी में। मतलब यहाँ पे आप देखें तो 1750 ईस्वी में खोजा गया था, लेकिन पढ़ने में लगभग 100 साल इसको लग गए थे। और सबसे छोटा इसका शिलालेख था रुम्मिन देई शिलालेख जो है वो सबसे छोटा शिलालेख था। अशोक का नाम अशोक जो है 14 में से सिर्फ 4 अभिलेखों में मिलता है, जहां पे उसको अशोक कह के पुकारा गया है। वो है मास्की, गुर्जरा, नैतुर और उडेगोलम। ओके, ये 4 जो शिलालेख हैं उसमें उनको अशोक कहा गया है। अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम क्या बताया गया है? तो ज्यादातर में देवनाम प्रिय इस नाम से अभिलेखों में इसका चर्चा हुआ है। और अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस शिलालेख में बताया है? तो ये भाब्रू शिलालेख है। भाब्रू शिलालेख में उसने अपने आप को क्या बताया है? मगध का सम्राट। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। और किस लेख में यह बताया है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो ये अहरोरा लेख, ये चीजें याद रखेंगे आप। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में। और श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने करवाई थी। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ मौर्य था। ओके, याद रखेंगे, दशरथ मौर्य। लेकिन मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, जो इसका सेनापति ही था पुष्यमित्र शुंग। और काफी ऐसा माना जाता था कि जनता जो है वो काफी त्रस्त हो गई थी बृहद्रथ से, तो इसको मार के शुंग वंश की स्थापना हुई थी पुष्यमित्र शुंग ने। और ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है ये ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना इसने की थी एक तरह से। तो पहला ब्राह्मण राजा था ये। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। महाभाष्य के रचयिता जो रचयिता थे वो पतंजलि, तो इसी के दरबारी थे। और दोनों अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने ही करवाए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। और 1773 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या वासुदेव ने की और मगध की गद्दी पर कण्व, ये करवा नहीं कण्व वंश होगा, यहाँ पे गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, कण्व वंश की क्या है स्थापना की, नींव रखी। और कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। ओके, वासुदेव थे। और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। मात्र इसने 13 वर्ष शासन किया था। और उसके बाद क्या है, सातवाहन वंश की स्थापना हुई। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की नींव रखी। इसको सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? तो ये प्रतिष्ठान। और सातवाहन वंश के महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? तो ये सातवाहनों ने चलवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सातवाहनों ने की। सातवाहनों की लिपि तथा भाषा तथा लिपि क्या थी? तो भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। हाथी गुम्फा शिलालेख किसने उत्कीर्ण कराया? तो ये कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था। कलिंग नरेश खारवेल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद और यूनानी शासकों ने जारी किए थे। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? तो डेमिट्रियस था। ओके, प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। और मिनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ओके, मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये नागसेन ने करी थी। यूनानियों के बाद कौन भारत आए? शक। और शकों का सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? मतलब वापस से उसको रिपेयर करवाया था, टूट फूट हो गई थी, मतलब उसमें पानी ज़्यादा रहता नहीं था, पानी उसका इधर उधर बह जाता था, तो उसको वापस से रुद्रादामन ने करवाया था। मैंने आपको कहा था सुदर्शन झील आपको ध्यान रखना है। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख ये रुद्रादामन ने बनवाया था।
ये जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख को। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक जो था ये कुजुल कडफिसेस था, कुजुल कडफिसेस। और कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ वो कनिष्क, और कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। और कनिष्क के दरबारी कौन थे? तो ये नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे और चरक थे। ये 4 नाम आपको खास करके ध्यान रखना है। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन, ये भी ध्यान रखेंगे आप। सिल्क मार्ग को आरंभ किया था और पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था कनिष्क ने ही। कनिष्क ने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में, जब ये सत्ता पर बैठा था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में शुरू हुआ? तो ये कुषाण काल में ही शुरू हुआ था। और किसके काल में गांधार कला फली फूली? तो ये भी कुषाणों के शासन काल में ही फली फूली। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये कुषाणों ने ही चलवाए थे। अब देखिए यहाँ पे आपको इन सब चीजों से थोड़ा सा क्या है, जैसे सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कुषाणों ने चलवाया था, सबसे ज्यादा सोना का सिक्का इसने नहीं चलवाया था, वो आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्के, आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कई जगह पे आपको अंतिम शासक में वासुदेव मिलेंगे, या फिर कई जगह जो स्थापना करी तो उसने वासुदेव मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हिंदी नाम है तो एक बहुत सारे नाम एक नाम के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। गुप्त वंश भी बहुत प्रतापी वंश था। इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी, और लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अब आप कहेंगे कि यार ये तो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक क्या था? तो ये श्रीगुप्त क्या झूठा संस्थापक था? नहीं, ऐसा नहीं है, झूठा नहीं था। एक्चुअल गुप्त वंश की नींव तो इन्होंने ही रखी थी, लेकिन इनके समय में क्या है कि गुप्त वंश बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था, तो अपने उसको साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैलाने में मदद किसने करी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने, ये श्रीगुप्त के पुत्र थे। गुप्त संवत किसने चलाया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319 ईस्वी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था वो हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति लेख किस राजा की प्रयाग प्रशस्ति लेख में किस राजा की जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त की मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति लेख में का रचनाकार था हरिसेन। हरिसेन याद रखेंगे आप। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आप मान सकते हैं कि सबसे 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 ज्यादा प्रतापी राजा हुआ गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करी? तो ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी 2 राजधानी बनवाई थी, पहली राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन। मेघदूत और कुमार संभव की रचना की थी कालिदास ने। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ये सब जो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, कालिदास, जयदेव और विष्णु शर्मा। चंद्रगुप्त जो है प्रसिद्ध यात्री एक फाहियान आया था भारत में 5वीं शताब्दी में। ये कब आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी हुई थी। अब देखिए ऊपर आपने क्या पढ़ा था कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने करवाए थे? यहाँ पे सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे? दोनों में अंतर है, सबसे शुद्ध यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, ये सर्वाधिक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सा सिक्का चलाया था? तो ये चांदी का सिक्का चलवाया था। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो था वो था कुमारगुप्त। नालंदा का विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा का विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, आगे है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था विष्णुगुप्त, याद रखेंगे आप। ठीक है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को ही माना जाता है। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर था उपज का 1/6। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ गुप्त काल में। गुप्त काल में जो चांदी की सिक्काएं चली थी उनको क्या कहते थे? चांदी की मुद्राएं जो चलती थी उनको रूपक, और जो स्वर्ण मुद्राएं चली थी उनको दिनार। ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। वाकाटक, इसके बाद वाकाटक वंश आया था। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो ये विंध्य शक्ति ने करी थी। ठीक है, विंध्य शक्ति ने। और इसके जो पूर्वज थे वो सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। मतलब सातवाहन जो है वो तो बहुत बड़ा राज्य संभालते थे, लेकिन इन्होंने हर छोटे छोटे जगहों पे क्या है कि उन्होंने एक स्थानीय शासक भी नियुक्त करा हुआ था। तो इसके जो पूर्वज थे, विंध्य शक्ति के जो पूर्वज थे वो बरार, यानी जो अभी वर्तमान में विदर्भ में पड़ता है, वहां के स्थानीय शासक थे। ठीक है, वाकाटक राजवंश का अकेला ऐसा शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो ये प्रवरसेन प्रथम थे। प्रवरसेन प्रथम, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों के अनुसार 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? तो ये प्रवरसेन प्रथम ने ही करवाए थे। ये वाकाटक का इकलौता ऐसा था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? ये वाकाटक का प्रधान शाखा था। ठीक है, ये पृथ्वीसेन द्वितीय थे। इसके बाद जो है उसका राज बिसिम शाखा के हरिसेन के हाथों चला गया था। ये ध्यान रखेंगे आप। बिसिम शाखा के हरिसेन थे। हरिसेन कौन थे? तो ये प्रवरसेन जो है ना, उनके छोटे पुत्र सर्वसेन की इसकी स्थापना करी थी। ये हरिसेन के हाथों में गया था। और उसके बाद क्या है कि बिसिम शाखा की स्थापना किसने करी थी? ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो है ये प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने करा था। ठीक है, सर्वसेन ने। और पुष्यभूति यहाँ पे और कुछ जानने के लिए है नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि वाकाटक 2 शाखाओं में बटा था, एक प्रधान शाखा और एक बिसिम शाखा। तो यहाँ पर प्रवरसेन के छोटे पुत्र जो सर्वसेन है, उन्होंने क्या है बिसिम शाखा की स्थापना की थी। और यहाँ पर जब
पृथ्वी सेन की समाप्ति हुई तो उसका राज इसी में आके मिल गया। अब पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना करी थी पुष्यभूति ने, और पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। ओके, हर्षवर्धन ने अपने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? तो इसने कन्नौज स्थापित किया था। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ भी हर्षवर्धन ने किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था, जो 606 से 641 ईस्वी तक भारत में रहा था। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि, ये ह्वेनसांग के उपनाम थे। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हर्षवर्धन का दरबारी जो था वो था वान भट्ट, और इसने बहुत प्रसिद्ध रचनाएं रची। वो उसमें से एक हर्षचरित्र और कादंबरी बहुत ज्यादा फेमस है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ करता था? तो ये प्रयाग में करता था। हर्षवर्धन के समय भू राजस्व दर क्या थी? 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया और कहां पराजित किया? तो ये 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर इसको पराजित किया था। और भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो है ये हर्षवर्धन को ही माना जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन को ही। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल संगम युग। प्रथम एवं तृतीय संगम कहाँ हुआ? मदुरई में। और द्वितीय संगम कहाँ हुआ? कपाटपुरम में। अब संगम क्या था? तो संगम देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि संगम अथवा सम्मेलन के अंतर्गत क्या है, तमिल कवि और विद्वान जो हैं वो एकत्रित होते थे और अपनी रचनाएं संगम के सामने प्रस्तुत करते थे। संगम का अर्थ यानी कि सम्मेलन। ठीक है, प्रथम और द्वितीय संगम की अध्यक्षता करी थी ऋषि अगस्त ने, और तृतीय संगम की अध्यक्षता जो करी थी नक्कीरर ने की थी। गंग वंश की स्थापना किसने करी थी? तो वज्रहस्त पंचम ने। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था गंग वंश शासकों ने, और उसमें से किसने करवाया था? तो अनंत वर्मन चोडगंग ने। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बनवाया गया है? तो ये नागर शैली में है। काकतीय राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये बीटा प्रथम ने करी थी, बीटा प्रथम। और काकतीय राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति। काकतीय राजवंश में ही जो है आपको एक ऐसे राजा मिलेंगे जो थी तो वो लेडी, लेकिन उसने पुरुष की वेशभूषा में 35 सालों तक राज करा था। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि उनके जो पिता थे उनको ये गणपति जो थे, इनको क्या है, एक भी पुत्र नहीं हुआ था। तो जो इनकी थी पुत्री, एक पुत्री ही हुई थी, तो उसी को क्या है, रुद्रमा देवी उनका नाम था, तो उन्हीं को रुद्रदेव के नाम से क्या है शासन करवाने दिया गया था। और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना क्या है मेंटेन किया था। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, रुद्रमा देवी के नाम से एक मूवी भी है साउथ में। काकतीय वंश का अंतिम राजा ये प्रताप रुद्र था। पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये मदुरई थी। पल्लव वंश की स्थापना इसने सिंह विष्णु ने करी थी। पल्लवों की राजधानी कांची। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये पल्लव के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। 10 कुमार चरित्र ये इसके लेखक कौन थे? तो ये दंडी थे, और ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी थे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित थे, लेकिन ये पराजित हो गए थे। वातापी या चालुक्य वंश के प्रथम की स्थापना की। अब चालुक्य वंश 3-4 भागों में बटा हुआ है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो वातापी या बादामी चालुक्य वंश की स्थापना करी थी पुलकेशिन प्रथम ने। कुछ किताबों में आपको क्या है जयसिंह भी बताया जा सकता है इसके संस्थापक, लेकिन वे स्वतंत्र राजा नहीं थे, वो कदम्ब शासकों के अधीन सामंत थे। ठीक है, तो पुलकेशिन प्रथम जो है वो पहला स्वतंत्र राजा था, ध्यान रखिएगा। वातापी या चालुक्य के सबसे महान शासक हुए पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है एहोल अभिलेख से। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। दोस्तों क्या है कि मैं रोज दिन में 2 आपके लिए शॉर्ट वीडियोस भी लाता हूं इन्हीं सब टॉपिक्स पे, और अभी तक बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस मैंने अपलोड करे हुए हैं, आप उन्हें जरूर देखें। वो भी आपको क्या 1 मिनट में बहुत सारे 15 से 20 के आसपास आपको क्वेश्चंस करवाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। अब ये बेंगी का चालुक्य आ गया विष्णुवर्धन, और इसका सबसे प्रतापी राजा था बेंगी चालुक्य का राजा विक्रमादित्य तृतीय। और राजा विक्रमादित्य के जो तृतीय के सेनापति थे वो थे सेनापति पंडरंग। चालुक्य के कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य, यहाँ पे बेंगी जो है इसको पूर्वी चालुक्य कहा जाता था और कल्याणी को पश्चिमी चालुक्य कहा जाता था। तो ये तैलप द्वितीय ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, यादव वंश के संस्थापक थे भीलम पंचम, और यादव वंश की राजधानी ये थी देवगिरी। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन। यादव वंश का अंतिम और स्वतंत्र शासक रामचंद्र, और रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति जो थी मलिक काफूर, उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद राजा तो ये था, लेकिन ये स्वतंत्र राजा नहीं था, इसके अधीन सामंत के तौर पे काम करने लगा। होयसाल वंश की स्थापना ये निरिपकाम द्वितीय ने करी थी। होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र या हेलीबेड। और होयसल वंश का अंतिम शासक जो था ये बलाल तृतीय था, और इसे भी मलिक कफूर ने हरा दिया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट की राजधानी मानेखेट। एलोरा एवं एलिफंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अरब निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये इंद्र तृतीय
इंद्र तृतीय के आया था, ये राष्ट्रकूट शासक ही था। और अल मसूदी के अनुसार तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक जो है वो भारत के सर्वश्रेष्ठ शासक रहे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। मिताक्षरा की रचना किसने की? विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, चोल वंश की राजधानी तंजौर या तंजावुर। चोल वंश के प्रमुख शासक या आप मेन शासन कह सकते हैं राजराज प्रथम। तंजौर का बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण ये राजराज प्रथम ने करवाया था। नटराज की कांस्य की मूर्तियां किस काल की हैं? तो ये चोल काल की हैं। गंगई कोट चोल किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। और इन्हीं के बारे में आपने खान सर की एक वीडियो भी देखी होगी कि जिन्होंने सिर्फ गंगा के जल के लिए क्या है अटैक कर दिया था। ठीक है। चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, इसकी स्थापना धर्मपाल ने करी। पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाले प्रथम राजवंश सेन वंश, और सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। सेन वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? वीर सेन को। और सेन वंश के वास्तविक संस्थापक विजय सेन। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन और बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबारी थे जयदेव, गीत गोविंद के रचनाकार थे जयदेव। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? राज तरंगनी से। अब राज तरंगनी, थोड़ा कश्मीर के बारे में भी और कश्मीरी राजवंश के बारे में जानेंगे। राज तरंगनी के रचयिता कल्हन। कल्हन किसका दरबारी कवि था? हर्ष का। कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना की थी दुर्लभ वर्धन ने। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड। और कश्मीर का जो ऐतिहासिक मार्तंड मंदिर था, इसका निर्माण भी ललितादित्य मुक्तापीड ने ही करवाया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासक हुआ, और उत्पल वंश के वास्तविक संस्थापक अवंती वर्मन। कश्मीर के लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश के हर्ष का दरबारी कौन था? तो ये कल्हन था, और उसी ने राजतरंगनी नामक पुस्तक लिखी थी। और लोहार वंश का अंतिम शासक जो था वो जय सिंह था। और इसी के साथ क्या, लोहार वंश के साथ ही राजतरंगनी का जो कश्मीर का इतिहास है वहीं पे समाप्त होता है। इसीलिए कश्मीर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना करी थी तोमर अनंगपाल ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। गहरवाल राठौर वंश की स्थापना की थी चंद्रदेव ने। गहरवाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद। अब जयचंद जो थे ये कौन थे? तो एक तरह से पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में जयचंद को किसने मार डाला था? तो मोहम्मद गौरी ने। अब देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। उसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। क्यों? क्योंकि जयचंद जो थे इन्होंने इसका सपोर्ट किया था पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन 92 में जो दोबारा युद्ध हुआ तराइन का, तो उसमें जयचंद ने सपोर्ट नहीं किया, अपना बैक हाथ पीछे खींच लिया था। तो इससे क्या है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। तो पहले तो पृथ्वीराज चौहान हारे वहां पे, और उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हराया और उनको भी मार डाला। और पृथ्वीराज चौहान थे चौहान वंश के, या चाहमान, दोनों ही नाम से जाना जाता है। तो इसके संस्थापक वासुदेव थे, और अंतिम शासक जो है वो पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रबरदाई, और उसी ने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की। मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया था पहला इन्होंने तो 1191 ईस्वी के तराइन प्रथम में, और 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। परमार वंश के शासक थे, संस्थापक थे उपेंद्र राज। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था राजा भोज। और चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक था यशो वर्मन। आल्हा और उदल नामक आपने दो सेनापतियों का नाम सुना होगा। ये इन्हीं के चंदेल वंश के शासनकाल में ही था, उन्हीं का सेनापति था। ये परमिर्दी देव के सेनानायक थे, और ये पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमर्दी देव। ओके। सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक ये मूलराज प्रथम थे। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक थे भीम प्रथम। मोहम्मद गजनी ने जो सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो इसी के शासनकाल में किया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम ने। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में किस वंश की स्थापना की? तो ये बघेल वंश की स्थापना की। और बघेल वंश का अंतिम शासक जो है वो कर्ण द्वितीय था, और यही कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक भी था, और अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने इसे पराजित किया था। कलचुरी चेदी वंश का संस्थापक कोक्कल था, कोक्कल। और कलचुरी चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गांगेय देव, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और कालचुरी चेदी राजवंश के किस महान शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो ये कर्णदेव थे। उसके बाद इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। राणा सांगा किस राजवंश के थे? सिसोदिया राजवंश। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खतौली का युद्ध। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत यहाँ से समाप्त हो जाता है। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर एक वंश पे, हर एक टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। ये तो फिलहाल आपको मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बनाया है ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना हो।
तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।